वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, भाई देखो हम लोग आरओ के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं आपके इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस आरओ के लिए है और जैसा कि आप जानते हो भैया आरओ का ही बड़ा भाई आपका यूपी पीसीएस ही है। ठीक है, तो आप समझो आरओ तो तैयार हो गई, साथ में यूपी पीसीएस के लिए भी आपके क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 46 वाला क्वेश्चन देखना है हमें। सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही है विद रेफरेंस टू ईज इंडेक्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ईज इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है जैसे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, जो हमेशा कहता है भैया लंच के बाद आना, लंच के बाद आना। ठीक है, फिर आपका पीएनबी हो गया और भी बहुत सारे बैंक है। तो जितने भी बैंक है इनकी परफॉर्मेंस को भी तो भैया जज करना है ना कि आप सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर बैंक नहीं सही से काम करेगा तो अर्थव्यवस्था, जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, जो हमारी इकोनॉमी है, उस पर आपका फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है फिर। ठीक है, अगर बैंक सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जितनी भी आपका क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट आनी है वो बैंक से ही, लोन के माध्यम से ही आता है। जो जितना आपका बड़ा व्यापारी है ना, जितना बड़ा बिजनेसमैन है, वो लोन से ही काम करता है। ठीक है, तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोला जा रहा है कि ये भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आंकलित करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एमएसएमई। तो ये गलत है आपका। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा ए वाला, ओनली वन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है। द एपेक्स बैंक ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इज, तो ये है आपका नाबार्ड। कौन सा है? नाबार्ड। अब देखो ये बना कब था, ये आपका 1982 में बना था। ठीक है, ये साल याद रखना। नबार्ड का आपका फुल फॉर्म क्या है एक बार ये भी समझ लो। तो नेशनल आपका बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मतलब गांव जो हेतु जितनी भी चीजें हैं ना उनके लिए अपना क्या कहते हैं लोन वगैरह देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ वर्ष, इंडियन पेटेंट लॉ केम इनटू फोर्स इन द ईयर, कौन से साल में आया था। तो भैया ये देखो ये आपका बना है 1972 में। अब पेटेंट क्या होता है ना ये समझ लो भाई, देखो इंपॉर्टेंट इकोनॉमी कंसेप्ट है, कंसेप्ट समझोगे ना तभी अच्छे से समझ में आएगा। पेटेंट क्या होता है, जैसे मान लो सपोज कर लो भैया कोई आपकी दवाई है। ठीक है, मान लो कैंसर के लिए कोई दवाई है, अभी तक बनी नहीं है, लेकिन मान लो कोई एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है XYZ। ये कंपनी क्या कर रही है ना, इस दवाई के लिए, कैंसर की दवाई के लिए रिसर्च कर रही है। अब भैया रिसर्च में आप समझो काफी पैसा लगता है, मान लो इस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए लगा दिया। ठीक है, 100 करोड़ रुपए लगा के आपका रिसर्च करी, तो भैया 10 साल भी लग गए, समय भी गया और पैसा भी लगा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, एक दवाई भैया बनाई आपकी कैंसर की। अब होता क्या ना, जब दवाई बनेगी तो सॉल्ट तो सबको पता लग जाएगा, तो जो बाकी कंपनी होगी, मान लो एक कंपनी है ABC, तो वो भी तो कहेगी हम भी बनाएंगे ये दवाई। तो भाई इससे क्या होगा ना, जिसने रिसर्च करी, जिसने समय लगाया, जिसने पैसा लगाया, उसका तो नुकसान है ना कि भाई मेहनत हमारी, पैसा हमारा और दूसरा जना भी बना रहा है। तो इसलिए पेटेंट लॉ आता है कि चलो आपने कुछ चीज बना लिया, 20 साल के लिए इस चीज को मैन्युफैक्चर, इस चीज को आप ही बना सकते हो, तो जो प्रॉफिट होगा ना वो आपको हो जाएगा। ये इसलिए करा जाता है ताकि ये आपका एक इंसेंटिव रहे, बाकी और कंपनी भी रिसर्च करती रहे। मान लो अगर ABC को भी बोल देते थे कि हाँ तुम भी बना लो अब ये दवाई, इनकी आपका सॉल्ट देख के, तो भाई फिर आगे से कोई रिसर्च ही ना करता, फिर कोई तरक्की ना होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित कब हुई थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी। देखो ये हुई है आपकी 2000, अप्रैल 2000 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपका क्या होता है ये चीज समझो। भारत में एक ऐसी जगह जहां पे काफी आसान कानून होंगे। ठीक है, किसको लेके, आपके व्यापारियों को लेके, जो आपके बड़े उद्योग, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि इन्वेस्टमेंट आसानी से आ जाएगी, टैक्स वहां पे कम लगेगा। क्योंकि देखो जितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, जितनी आपका इंडस्ट्री लगेगी, उतना ही भारत में रोजगार आपको लोगों को मिलेगा और भारत क्या करेगा, तरक्की करेगा। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भैया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये आपका जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है, देखो विश्व के जितने भी देश है आपके, आपस में सबके बीच में सही से व्यापार होता रहे ना। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी गलत चीज ना हो, तो इसको देखता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर आओ, भारत में दीर्घकालीन भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा
किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी। देखो होता क्या है ना, जब भी कोई सरकार चुन के आती है उसको पता है हम 5 साल के लिए चुन के आए हैं, और अगर हमें आगे जो है 5 साल के बाद फिर से वोट चाहिए ना, तो हमें कुछ 5 साल में ही लोगों को कुछ लॉलीपॉप देना होगा, जैसे कुछ आप फ्री का बांट दो। लेकिन वो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है। अगर सही से अर्थव्यवस्था को डेवलप होना है तो लंबे समय के लिए कोई पॉलिसी बना के रखनी पड़ेगी, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 साल वाली नहीं, कम से कम 20-25 साल। 5 साल में तो इंसान फ्री में बांटने लगता है। तो ये जो पहली बार लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी आई थी, वीपी सिंह लाए थे 1985 में। ठीक है, 1985 में, समझे। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन 2011 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए? तो ये करे गए थे आपके मालेगांव कमेटी। ठीक है, मालेगांव समिति के सिफारिश पे। होता क्या है, जो आप समझिए जो आपका कम पैसे वाले लोग हैं उनको लोन अगर चाहिए तो वो कौन देगा? आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन देते हैं। फिर आइए, शैडो बैंकिंग क्या है? छाया बैंकिंग। ठीक है, शैडो बैंकिंग क्या होती है? जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था आपके संस्थान है ना, जैसे एनबीएफसी बोलते हैं, द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना, बी वाला जो है ये होगा। ठीक है, कैरिंग आउट फाइनेंशियल एंड अदर एक्टिविटीज बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब देखो मतलब समझो, बैंक का काम मेजर क्या होता है? बैंक का काम होता है कि जो भैया लोग आ रहे हैं उनका पैसा जमा करो, उनकी जो सेविंग्स है, ठीक है, और इसी सेविंग्स को आगे जो आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको लोन के तौर पे दे दो, इसी से बैंक अपना पैसा कमाती है। अगर यही लोन वाला काम जो है बाकी लोग करने लग जाए, बैंकिंग स्ट्रक्चर के बाहर कोई कंपनी करने लग जाए, तो उनको हम बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर वो बैंक का काम नहीं, जैसे आपने एक मैं नाम लेता हूँ, इसका नाम सुना होगा बजाज फाइनेंस का। ठीक है, बजाज, कभी कोई आप लोगों ने कोई चीज फाइनेंस करवाई हो, जैसे मोबाइल फाइनेंस करवा लेते हैं लोग, एसी करवा लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें फाइनेंस होती हैं। तो बजाज फाइनेंस है ना, बजाज फिनसर, ये आपको लोन देता है, बोलता है कि चलो किस्तों में आप जो है भरते रहना। तो ये सब क्या आपके एनबीएफसी है। ठीक है, आपका मोबाइल को लोन तो बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं, लैपटॉप लिया हो तो लैपटॉप पे जो ईएमआई हो जाती है तो वो लोन ही आपको मिल रहा है। तो ये सब एनबीएफसी होता है, शैडो बैंकिंग में आता है। इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो जो प्रत्यक्ष कर है वो आपका वेल्थ टैक्स। ठीक है, संपदा कर। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अगर इन जो सरकार है वो आपसे भोली जनता से सीधा जो है टैक्स वसूल रही है तो उसे होता है वेल्थ टैक्स, मतलब वो उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जैसे इनकम टैक्स। अब होता है कि अगर मान लो भोली जनता के बीच में भैया एक बड़ा सा व्यापारी है या छोटा व्यापारी हुआ है और सरकार बाद में आती है, मतलब ये भोली जनता जो है इसको टैक्स दे रही हो फिर ये इसको दे रहा है, तो वो इनडायरेक्ट होता है। जैसे जीएसटी, आपने चिप्स का पैकेट लिया 10 रुपए का, उसमें टैक्स जुड़ा हुआ है 10, आपने टैक्स भरा है, तो किसको? सरकार को थोड़ा ना भरा है, आपने दुकानदार को भरा है, फिर वो आगे सरकार को देगा। तो इनमें से वेल्थ टैक्स जो है ना, जो लोगों की संपत्ति में लगता है वो सीधा सरकार लेती है, तो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, बाकी सेल्स टैक्स आपका कोई चीज बिकती है तब, एक्साइज जब कोई चीज बनती है फैक्ट्री में, कस्टम्स जब कोई चीज इंपोर्ट होती है देश में आती है उस पर इंपोर्ट टैक्स लगता है। पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेजुएटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है? तो ये 10 लाख है। देखो पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट आपका 1972 में, ये चीज ध्यान रखना। ग्रेजुएटी होता क्या है? मान लो भैया कोई किसी क्या कोई नौकरी कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो होता कि जब उसकी नौकरी खत्म हो जाती है तो जो उसका बॉस होगा, जो ओनर होगा, वो उसको कुछ एक लमसम अमाउंट जो देता है। जैसे मान लो रिटायरमेंट पे उसने 20 लाख रुपए दिया, ठीक है, उसके खाते में जमा रहता होगा पीएफ वगैरह जो ये सब होता है, तो आपका ग्रेजुएटी यही होता है। ठीक है, ग्रेजुएटी आपका किसी को पैसा देना उसकी रिटायरमेंट पे, जब उसका जो बॉस होता है जो ओनर वो देता है। पैन में भैया पी जो है जैसे आता है, ये किस लिए स्टैंड करता है? ये आपका पर्सनल के लिए स्टैंड करता है, जो आपको जैसे लेटर्स दे रखे हैं इसमें। ठीक, शहरी गरीबी की जड़ ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, तो बिल्कुल सही है। देखो होता क्या, शहर में गरीबी क्यों है? क्योंकि गांव से बहुत सारे लोग शहर की तरफ आए, गांव में इतने आपके अपॉर्चुनिटी अवसर थे नहीं, तो वो शहर आते हैं जॉब करने। लेकिन अब ये शहर में हर चीज महंगी है, तो फिर इसी वजह से जो है फिर वो अलग अलग झोपड़ी वगैरह बनती है, शहर में अलग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि और जो डेली आपके लेबरर होते हैं, तो वो किस वजह से आपकी गरीबी है शहर में? क्योंकि गाँव की वजह से, गाँव में अगर अफसर होते हैं वो आते ही ना यहाँ पे। और भैया गांव में आपका एजुकेशन जो शिक्षा का स्तर है वो भी काफी कम होता है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका बी वाला, क्योंकि ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन मतलब आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसमें कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिख रहा है। फिर आइए, पोवर्टी लेवल, भारत में गरीबी स्तर कैसे निर्धारित होता है? वो होता है आपका खर्चे को देख के। ठीक है, कि आप खर्चा कितना कर रहे हो, खर्चे के हिसाब से जो है गरीबी रेखा
भारत में डिसाइड होती है। अगला क्वेश्चन, वाटर सेस एक्ट ये कब आपका लागू हुआ था? वाटर सेस एक्ट ये लागू हुआ 1977 में। भैया सेस होता है कि जो टैक्स पे लगता है आपका, साथ में ये आपका जो इंडस्ट्रियों को पानी जा रहा था उसमें उनसे आपका टैक्स लिया जाता था, सेस मतलब लिया जाता था। और फिर इस सेस से पैसा जो है, जो अलग अलग प्रदूषण बोर्ड है आपके पानी को लेके, उनको फंड करते थे ताकि भैया प्रदूषण भी रोकना है, ठीक है, तो टैक्स भी लगा दिया और वही टैक्स का जो पैसा है, जो सेस का पैसा है, वो आपका प्रदूषण रोकने में काम आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें क्रोनोलॉजी बतानी है। तो अब इसमें देखो सबसे पहले आपका बना है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में, ठीक है। फिर आपका बना नाबार्ड की स्थापना हुई है, कब हुई है? 1982 में हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो स्वयं सहायता समूह है, इनका बैंक लिंकेज कार्यक्रम की बैंकों से जोड़ना सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ये 1992 में। और फिर किसान क्रेडिट कार्ड 1998 से 99 के बीच में लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इतने ही क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में रखते हैं। तो इकोनॉमिक सीरीज चलती रहेगी, फॉलो करते रहना। साथ में आपका हिस्ट्री की सीरीज भी चल रही है, उसको भी जरूर देखिए। और बाकी कट ऑफ के लिए इस चैनल को फॉलो करते रहना। इतनी आपका वीडियोस आएंगी, सीरीज चलेगी, आपका कट ऑफ जो है आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद में यूपी पीसीएस 2025 और आपका आरओ के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में पेड ग्रुप ज्वाइन आप कर सकते हैं। पेड ग्रुप भी वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। अगर सिलेक्शन मटेरियल लेना चाहते हो तो सिर्फ सिलेक्शन मटेरियल भी मिल सकता है इन नंबर्स पे कॉल करके। कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा जरूर।